Good morning, children. Today I am going to teach you about the topic federalism. At first, question rises before us, what is federalism? सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि फेडरलिज्म क्या है. First of all, I want to teach you that in previous chapter you have read about the forms of power sharing. In modern democracy, power sharing is very necessary. Better to say, power sharing is very spirit of democracy, and federalism is also a form of power sharing. हम लोगों ने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा है कि पावर शेयरिंग कई एक आधार पर किया जाता है. पावर शेयरिंग अमॉन्ग द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप, पावर शेयरिंग अमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट ग्रुप्स. तो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट पावर शेयरिंग अमॉन्ग power sharing between center and state. Better to say, we will discuss about the vertical division of power sharing in this chapter. हम लोग इस चैप्टर में vertical division of power sharing के बारे में अध्ययन करेंगे. We are fully convergent that power sharing is the need of modern democracy. Power sharing is very spirit of democracy. हम लोग जानते हैं कि प्रजातंत्र में पावर शेयरिंग का होना ज़रूरी है. आइदर कंट्रीज स्मॉल और बिग, वन यूनिट और ओनली वन सेट ऑफ गवर्नमेंट कैन नॉट कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन, कैन नॉट रन द कंट्री वेरी वेल. सिर्फ एक ही स्तर की सरकार देश को बहुत अच्छे ढंग से नहीं चला सकती है, ऐसा माना जाता है. आइदर कंट्री इज स्मॉल और बिग, हम आपको यहाँ पर जोर दे रहे हैं, चाहे कंट्री बड़ा हो या छोटा, सिर्फ एक ही स्तर की सरकार इसको बहुत अच्छे ढंग से नहीं चला सकती है. हाउ टू सर्व द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल, हाउ टू एकोमोडेट द सोसाइटी, हाउ टू प्रमोट द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री, देयर इज द नीड ऑफ व्हाट पावर शेयरिंग बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. वी कैन understand it very well by the example of Belgium and Sri Lanka. In previous century, both country faced very serious problem. दोनों ही कंट्री को बहुत ही मेजर प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा. But there could be the better accommodation brought in the society में of Belgium. लेकिन बेल्जियम के समाज में ज़्यादा अच्छा एकोमोडेशन आ पाया. इन 1993 सम पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वे आर टेकन अवे एंड गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट. केंद्र सरकार के कुछ शक्ति को ले लिया गया और स्टेट गवर्नमेंट को बाय कॉन्स्टिट्यूशन ट्रांसफ़र कर दिया गया. एंड फाइनली देयर कुड बी द बेटर एकोमोडेशन एस्टैब्लिश्ड इन देयर सोसाइटी. उसके समाज में बहुत ही अच्छा एकोमोडेशन आ पाया. बट in Sri Lanka, this policy could not be followed. इस पॉलिसी को फॉलो नहीं किया जा सका, and it was the major cause that it faced major problem. Better to say, in present time too, Sri Lanka is sufferer of the what social accommodation. अभी भी उसके समाज में जितना अच्छा एकोमोडेशन होना चाहिए नहीं हो पाया है, उसको सामाजिक संघर्ष को झेलना पड़ता है. बेटर टू से दे फेस डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम. वन ऑफ सच प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म. उसको आतंकवाद का भी सामना करना पड़ता है. उसके रूट में सबसे जो मेजर कारण दिखाई देती है वो यही है दैट मेजॉरिटी कम्युनिटी सियाला इज नॉट रेडी टू शेयर देयर पावर विद द तमिल्स. तो अभी के समय में आप देखिएगा, जो आइदर कंट्री इज स्मॉल और बिग, फॉर द बेटर एकोमोडेशन इन द सोसाइटी, फॉर प्रमोटिंग द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, पावर शेयरिंग इज नेसेसरी. समाज में बेटर एकोमोडेशन लाने के लिए और देश के एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए आज
वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग नीड मानी जाती है। आइदर कंट्री इज स्मॉल और बिग, इट इज अनदर मैटर। चाहे देश छोटा हो या बड़ा, आज फेडरलिज्म समाज का, प्रजातंत्र की एक नीड बनी हुई है। एट फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का अर्थ क्या होता है? हिंदी मीनिंग लीजिएगा तो सीधे संघवाद। फेडरल शब्द से, संघ शब्द से बना, फेडरेशन शब्द से आया फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म होता क्या है, इसको अगर आप ब्रीफ में समझना चाहिएगा तो डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अगर आपको डिफाइन करने के लिए कहेगा व्हाट इज फेडरलिज्म, तो आप कैसे बताइएगा? फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन central authority and the various constituent units. Means federalism is a system of government in which one part of power and authority is exercised by the central institution and another part is exercised by its constituent units. संघात्मक शासन व्यवस्था वह शासन व्यवस्था होती है जिसमें सत्ता और शक्ति का एक भाग केंद्र सरकार में निहित होती है, तो दूसरी भाग उसके कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स मीन्स राज्य सरकार में निहित होती है। ये ऑलरेडी संविधान के द्वारा डिवीजन कर दिया जाता है। आप यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज कीजिएगा, अगर देन व्हाट इज अपोजिट ऑफ द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? दैट इज यूनिटरी गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का अपोजिट जो सरकार होती है उसको यूनिटरी गवर्नमेंट कहा जाता है, एकात्मक शासन व्यवस्था। यूनिटरी गवर्नमेंट इज वन इन विच ऑल पावर्स आर लॉज्ड इन द सिंगल सेंटर एंड unitary government is one in which all powers are lodged in a single center whose agents are legally omnipotent over whole area. एकात्मक शासन व्यवस्था वह शासन व्यवस्था है जिसमें सत्ता और शक्ति एक केंद्र सरकार में निहित होती है और जिसके एजेंट पूरे क्षेत्र पर सर्वशक्तिमान होते हैं। Unitary government is one in which all powers are lodged in a single center and whose will and agents are legally omnipotent over whole area. एकात्मक शासन व्यवस्था वह शासन व्यवस्था है जिसमें सत्ता और शक्ति एक केंद्र में निहित होती है और जिसके इच्छा और एजेंट सारे क्षेत्र पर सर्वशक्तिमान होते हैं। यहाँ पर समझने की बात है, देयर मे बी द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट but state government will work according to desire of the central government. There will be no clear division of power between center and state. जहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था होती है वहाँ पर केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा संविधान के द्वारा नहीं होता है। वहाँ पर केंद्र के सरकार के इच्छा से स्टेट गवर्नमेंट को चलना पड़ता है। देयर विल बी नो क्लियर डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन, बट इन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देयर विल बी क्लियर डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ पर संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा कर दिया जाता है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल बता देते हैं। व्हेन यू विल स्टडी अबाउट द फेडरलिज्म इन इंडिया देन यू विल फाइंड दैट देयर इज द क्लियर डिवीजन ऑफ पावर by the constitution. Means we have the three list, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो इस प्रकार से आप देखिएगा जो शक्ति का बंटवारा संविधान के द्वारा किया गया है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं विच कंट्रीज आर द एग्जाम्पल ऑफ unitary form of government. We can take the example of Sri Lanka, we can take the example of England. ये सब ऐसा कंट्री है जहाँ पर there may be the existence of a state government, but a state government can exercise their power according to direction of the central government, can exercise their power अकॉर्डिंग टू डिजायर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्शन होगा उसी के अनुकूल वो एक्सरसाइज करेगी। दीज पावर्स कैन बी ड्रॉन एट एनी मोमेंट। इन शक्तियों को किसी भी समय केंद्र सरकार उससे वापस ले सकती है। कहने का अर्थ है संविधान के द्वारा उनको अधिकार नहीं दिया गया है। आप जान लीजिए यूनिटरी गवर्नमेंट का कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो इसमें तुम्हारे बुक में उतना नहीं दिया हुआ है। सबसे पहली बात तो होगी
देयर विल बी द ओनली वन सेट ऑफ गवर्नमेंट, देयर मे बी द अनदर सेट ऑफ गवर्नमेंट। कहने का अर्थ स्टेट गवर्नमेंट का एग्जिस्टेंस हो भी सकता है, बट दे विल वर्क अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, बिकॉज देयर इज नॉट क्लियर डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। वहाँ पर केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का क्लियर कट बंटवारा नहीं होता है। तब दूसरा पॉइंट आपको बताना चाहेंगे, मोस्ट प्रोबेबली देयर विल बी लैकिंग ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ पर लिखित संविधान का अभाव होगा, क्योंकि वहाँ पर एक ही सेट ऑफ गवर्नमेंट होती है, तो इसलिए यूनियन गवर्नमेंट से मतलब है स्टेट गवर्नमेंट के बात को पावर दिया नहीं जाता है, इसलिए वहाँ पर लिखित संविधान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बट इफ देयर इज द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देयर मस्ट बी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर संघात्मक शासन व्यवस्था है तो वहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही। चलिए अब आइए हम लोग जरा स्टडी करें किसके बारे में, व्हाट आर इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट आर इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या होता है, तो इसको बताने के लिए हम आपको बताना चाहेंगे दैट देयर आर द टू और द मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था होगी वहाँ पर दो या दो से ज़्यादा स्तर की सरकार हो सकती है। इन इंडिया देयर आर द 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, फर्स्ट एट द सेंट्रल लेवल, सेकेंड एट द स्टेट लेवल एंड थर्ड एट द लोकल लेवल। सेकेंड, डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न सेम सिटीजन्स। याद रखिएगा आपको क्या बता दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट रूल ओवर द सेम सिटीजन ऑफ द कंट्री। दोनों ही सरकार अपने पावर को एक्सरसाइज करती है सेम सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, सेम सिटीजन ऑफ देयर कंट्री। कहने का अर्थ है जनरली व्हेन वी both government means central government and state government both exercise their power over the same citizen of the country, because there will be clear division of the subjects between center and state. If you are working under the subjects of the union government, then you are under the control of union government. If you are working under the control of the subjects of the state government, then you are under the what, that is the state government. कहने का अर्थ है एक ही व्यक्ति कभी केंद्र सरकार के अंतर्गत हो सकती है और कभी स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत हो सकती है। सपोज दैट दो सब्जेक्ट्स विच आर एक्सरसाइज्ड बाय whom यूनियन गवर्नमेंट अंडर यूनियन लिस्ट, तो उससे रिलेटेड कोई मैटर होगा तो वहाँ पर केंद्र सरकार जनता के ऊपर कंट्रोल करेगी, और जब स्टेट गवर्नमेंट स्टेट से रिलेटेड होगा तो वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का भी होगा। कंकरेंट लिस्ट में दोनों को इंटरफेयर करने का अधिकार है, उसको उसके बारे में और आगे डिटेल्स बता देंगे। फिर तीसरी बात आपको बताया जा रहा है, द एग्जिस्टेंस एंड ऑथोरिटी ऑफ द ईस्ट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। कहने का गारंटीड मीन्स जहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था होगा वहाँ पर क्लियर डिवीजन ऑफ पावर होता है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच क्लियर डिवीजन ऑफ पावर होगा। मीन्स देयर विल बी द रिटेन डिवीजन ऑफ पावर थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। लिखित रूप में संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा कर दिया जाता है। नेक्स्ट अब फिर आ जाता है कौन सा, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज बाय द ओनली वन सेट ऑफ गवर्नमेंट। वैसा बात जो फंडामेंटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की मूल बातें हैं, वैसे बातों को कोई एक सेट ऑफ गवर्नमेंट नहीं बदल सकती है, यूनिलैटरली उसको बदलने का काम नहीं कर सकती है। मीन्स देयर विल बी द नीड ऑफ सबमिशन ऑफ द अदर सेट ऑफ गवर्नमेंट। दूसरे सेट ऑफ गवर्नमेंट का भी वहाँ पर ओपिनियन जरूरी होगा। आप जानते हैं जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ओनली वन सेट ऑफ गवर्नमेंट नहीं संशोधन कर सकती है, उसको नहीं हटा सकती है। वहाँ पर उसके लिए किसका एसेंट लेना ज़रूरी होगा, तो स्टेट गवर्नमेंट का एसेंट लेना ज़रूरी होगा। आगे जब बतावेंगे तो बतावेंगे कम से कम मोर देन 50 मीन्स 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन आवर कंट्री। मतलब अपने देश में अगर इंडिया की बात करते हो, अगर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना होगा तो देयर विल बी नीड ऑफ एटलीस्ट 2/3 मेजॉरिटी या सपोर्ट ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एज वेल एज इट शुड बी रेटिफाइड बाय द मोर देन 50% स्टेट्स ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द कंट्री। जब ये करेगा तभी होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। उसको कोई यूनिलैटरली चेंज करना चाहेगा नहीं होगा। इसके बाद आपको बताया जा रहा है दैट इन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट there will be existence of independent and impartial judiciary because judiciary act as an umpire।
कहने का अर्थ है केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्ति को लेकर के कोई संघर्ष पैदा ना हो, किसी प्रकार का कोई कड़वाहट पैदा ना हो, इसको पूरा ध्यान रखा गया है। इफ़ देयर आर एनी डिस्प्यूट्स राइजेज बिटवीन बोथ, और दोनों के बीच किसी प्रकार का कोई मुद्दा राइज करती है तो इसको सॉल्व करने का काम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। आपके किताब में लिखा हुआ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट्स आर ऑथराइज्ड। हम आपको बताना चाहेंगे मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट इस समस्या को सॉल्व करने के लिए एक्टिव होती है, वही इसको सॉल्व करती रहती है। तो उसका रोल एक अंपायर का रोल हो जाता है। आज किसी गेम में क्या है नहीं है उसका फैसला अंपायर करता रहता है। तो संविधान को इंटरप्रेट करना और दोनों सरकार के अधिकार का सीमा को निर्धारण करने का काम भी जुडिशियरी करती रहती है। नेक्स्ट आपको बताने जा रहे हैं देयर आर द सेपरेट सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द बोथ सेट्स ऑफ गवर्नमेंट। मीन्स आपको यहाँ पर बताया गया है सोर्सेज ऑफ द रेवेन्यू फॉर द ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आप जानते हैं जो प्रत्येक सब मतलब टोटल सब्जेक्ट्स इन आवर कंट्री इसको 3 लिस्ट में बांटा गया है। तो दुनिया का कोई भी कंट्री जहाँ पर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा देयर विल बी द क्लियर डिवीजन ऑफ द पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। वहाँ पर सब्जेक्ट का डिवीजन होगा और उसी के आधार पर वो अपना रेवेन्यू कहाँ से कलेक्ट कर सकता है वो डिसाइड कर लेता है। जैसे आज अपने यहाँ अगर रेलवे केंद्र सरकार में है तो रेलवे का इनकम किसके पास जाती होगी, इसको आप समझ सकते हो। लैंड रेवेन्यू का इनकम किसके पास आती है उसको भी आप समझ सकते हो। कहने का अर्थ है जहाँ पर क्लियर एग्रीकल्चर का इनकम किसके पास आएगा क्लियर आप समझ सकते हो। तो आप जानते हैं क्लियर डिवीजन ऑफ पावर है तो उस सब्जेक्ट्स का बंटवारा किया हुआ है और उसके आधार पर बोथ सेट्स ऑफ गवर्नमेंट व्हाट ये ऑब्टेन्स बोथ सेट्स ऑफ गवर्नमेंट डिराइव टैक्सेज और ऑब्टेन्स इनकम फ्रॉम द पीपुल ऑन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट। वो अपने जो उसको सब्जेक्ट्स दिया गया है उस पर वो टैक्सेशन करके अपने लिए इनकम को ऑब्टेन मतलब प्राप्त करती रहती है। इसीलिए लिखा हुआ है सोर्सेज ऑफ द रेवेन्यू फॉर ईच लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो उनको सब्जेक्ट दिया गया है, आप जानते हैं हमारे यहाँ यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट है, तो उस पर कानून बनाना या उससे अगर मान लीजिए टैक्स से रिलेटेड कुछ भी काम होगा इनकम से रिलेटेड वो कौन लेगी, केंद्र सरकार। स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट है तो उससे रिलेटेड अगर कोई टैक्स या इनकम है तो उसको कौन लेगी, स्टेट गवर्नमेंट। कंकरेंट लिस्ट में दोनों का पर जो अगर कोई इनकम आ रहा है तो दोनों का उसमें शेयर होता है। सबसे लास्ट में आपको बताने का काम कर रहे हैं दैट फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सॉल्व्स द डुअल गोल। ये दो गोल को सॉल्व करने का काम करती है। वन साइड इट प्रमोट द एकोमोडेशन इन आवर सोसाइटी। एक तरफ यह हमारे समाज में एकोमोडेशन को प्रमोट करने का काम करती है। देन अदर साइड ये क्या करती है तो प्रमोट्स द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री। एक तरफ ये सोशल एकोमोडेशन का काम मीन्स वन साइड इट प्रमोट्स द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री, देन अदर साइड इट ऑल्सो व्हाट ये एकोमोडेट आवर सोसाइटी। आप जानते हैं स्पेशली द कंट्री लाइक इंडिया देयर आर मोर डाइवर्सिटी। हमारे जैसे देश में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है तो वहाँ पर कैसे सोशल एकोमोडेशन लाया जाए, व्हाट प्ले मेजर रोल, दैट इज़ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मुख्य रूप से दो बातों के ऊपर टिकी हुई होती है। ऐसे इसको हम कंक्लूड चुके हैं वीडियो क्लास के थ्रू जो बताने का हम अपने तरफ से प्रत्येक मूल बात को बता देने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी को ब्रीफ में आपको बता रहे हैं। एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज बोथ एस्पेक्ट्स म्यूचुअल ट्रस्ट। कहने का अर्थ केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को आपस में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होता है और दोनों ही गवर्नमेंट को किस मतलब आपस में ट्रस्ट नहीं बल्कि दोनों को संविधान में ट्रस्ट होता है और उसके अलावा वो आपस में मिलजुल करके काम करने के लिए रेडी होते हैं। एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज बोथ एस्पेक्ट्स म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। कहने का अर्थ है दोनों में आपस में विश्वास होता है, संविधान पर विश्वास होता है और दोनों एक साथ काम करेंगे इसका ट्रस्ट होता है। ये जरूरी है, अदरवाइज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म। ये क्वेश्चन करके पूछ दिया जाता है विच टू कंडीशंस आर वेरी क्रूशियल फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म। तो उसका आ जाएगा जवाब यही म्यूचुअल ट्रस्ट एंड द एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। दोनों गवर्नमेंट के बीच ये होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का चलना मुश्किल हो जाती है। अब आपको बताने जा रहे हैं दैट देयर आर सम डिफरेंसेस फाउंड इन द नेचर ऑफ द फेडरेशन।
प्रत्येक फेडरेशन का एक नेचर नहीं होता है। और बेटर टू से इसको ब्रीफ में बता दे रहे हैं, अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखिएगा तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फेडरेशन आर नॉट सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया में जितने भी फेडरेशन बना है या बनता है उसका आधार एक ही नहीं है। देयर आर टू रूट्स, first is known as the holding together federation and second is known as the coming together federation. In holding together federation, at first what will be formed, that is state government, जो इसका constituent units होता है, different units होता है, वो पहले existence में आएगा। then they combined, वो आपस में एक फेडरेशन बनाते हैं, किसके लिए, अपने सॉवरेंटी को बढ़ाने के लिए, अपने आइडेंटिटी को प्रमोट करने के लिए। तो इन सच टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म इज नोन एज द व्हाट, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अगर आपसे कोई पूछेगा तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होता क्या है, तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के लिए होल्डिंग टुगेदर नहीं बल्कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है, अगर ये पहले आपसे कोई पूछेगा तो इसको क्या बताइएगा, दैट द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म ए बिगर यूनिट सो दैट बाय पुलिंग sovereignty and retaining identity they can increase their security। तीन बात पर बताया गया, अपने सॉवरेंटी को बढ़ाने के लिए, अपने आइडेंटिटी को प्रमोट करने के लिए, अपने सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए या आपस में मिल करके फेडरेशन बनाते हैं। इसका तीन बहुत अच्छा एग्जांपल है, यूएसए का नाम ले सकते हो, स्विट्जरलैंड का नाम ले सकते हो, ऑस्ट्रेलिया का नाम ले सकते हो। इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है देयर विल बी इक्वल डिवीजन ऑफ पावर अमॉन्ग द ऑल स्टेट्स एंड सेकेंड, स्टेट्स गवर्नमेंट विल एक्सरसाइज मोर पावर देन द सेंट्रल गवर्नमेंट। कहने का अर्थ है कमिंग टुगेदर फेडरेशन में किसके पास ज़्यादा शक्ति होती है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट एक्सरसाइज मोर पावर देन द सेंट्रल गवर्नमेंट, मीन्स दे ऑक्युपाइज मोर सब्जेक्ट देन द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके ठीक अपोजिट में कौन होगा, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन what will at first come into existence, that is the union government। कहने का अर्थ पहले यूनियन गवर्नमेंट बनती है, लार्ज गवर्नमेंट एरिया को कवर करती है। हाउ टू शेयर सम पावर्स विथ इट्स कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स, मीन्स काम का बोझ बढ़ने के कारण समाज को बेटर एकोमोडेशन लाने के लिए, जनता के डिफरेंट डिमांड को सर्व करने के लिए, जनता को बेटर गाइडेंस देने के लिए, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन देने के लिए वो अपना कुछ पावर शेयर करती है, किसके साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ। तो इस प्रकार के साथ, इस प्रकार से जो फेडरेशन बनती है उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज कमिंग, ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसका एग्जांपल कौन कौन आ गया, इंडिया, स्पेन एज वेल एज, और तीसरा नाम कौन आएगा, तो बेल्जियम। पहला नाम इंडिया, दूसरा बता दिए कौन, स्पेन, तीसरा आ गया बेल्जियम। आपसे अगर कोई पूछेगा व्हाट इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन इज वन इन विच एट फर्स्ट यूनियन गवर्नमेंट केम इन टू एग्जिस्टेंस एंड दे शेयर सम पावर्स विद द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पर भी क्लियर डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट होगा, लेकिन इसमें पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जिस्टेंस में आती है और वो अपने वर्कलोड को, अपने ऊपर जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करें बल्कि वर्कलोड को कम करने के लिए, जनता को बेटर गाइडेंस देने के लिए, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन देने के लिए वो अपना कुछ पावर को स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करती है। तो इस प्रकार से जो फेडरेशन बनेगी उसको होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल बता दिए कौन कौन, इंडिया, स्पेन एज वेल एज बेल्जियम। इसकी विशेषता क्या होती है, तो देयर विल बी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। यहाँ पर केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा एक जैसा नहीं होगा। बेटर टू से सेंट्रल गवर्नमेंट ऑक्युपाइज मोर सब्जेक्ट देन द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑक्युपाइज मोर सब्जेक्ट देन द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के तुलना में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा सब्जेक्ट होगा। सेकेंड, सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट। इसमें केंद्र सरकार ज़्यादा मजबूत होगी, किसके तुलना में, स्टेट गवर्नमेंट के तुलना में। और तीसरी बात, देयर विल बी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर अमॉन्ग द स्टेट्स। जितना भी स्टेट होगा उसमें एक जैसा पावर का बंटवारा नहीं होगा। जब आप इंडिया के बारे में पढ़िएगा, देन यू विल फाइंड दैट पावर्स, एवरी स्टेट डज नॉट exercise equal power. Some of them are known as the special, some of them enjoy special status,
some of them enjoy common status and some of them are not able to exercise their power like a common state. अपने यहाँ देखिएगा कुछ स्टेट को स्पेशल पावर दे दिया गया है। अभी के लिए एग्जाम्पल के तौर पर अरुणाचल प्रदेश का नाम ले सकते हैं। पहले जम्मू कश्मीर था, लेकिन आप जानते हैं पिछले ईयर्स जो संशोधन किया गया उसके बाद अब उसका स्पेशल स्टेट का दर्जा नहीं रह गया है। सेकेंड जो आ जाएगा, हम लोगों का स्टेट बिहार हुआ, उत्तर प्रदेश, ये सब कॉमन। और तीसरा कुछ ऐसा स्टेट है जिसको सरकार संविधान के द्वारा अभी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है, क्योंकि वो अभी वहाँ पर जो जितना विकास होना चाहिए, जिस लेवल का उसका प्रमोशन होना चाहिए, नहीं हो पाता है। तो इसलिए इसको स्पेशल केयर देने के लिए केंद्र सरकार अपने गाइड में उसको एक्सरसाइज करने के लिए, मतलब उसके ऊपर ज़्यादा गाइड किसका रहता है? केंद्र सरकार का। राज्य सरकार होगी लेकिन उसको इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स पर या उसको उतनी स्वतंत्रता नहीं होती है जितनी अन्य राज्य को, कॉमन स्टेट को स्वतंत्रता होती है। तो कुछ स्टेट जो होगा वो पूर्णतः स्टेट का दर्जा नहीं दिया जाता है। तो इसलिए हमारे यहाँ 3 स्टेटस हो गया। सम ऑफ देम इंजॉय स्पेशल स्टेटस, सम ऑफ देम इंजॉय कॉमन स्टेटस एंड सम ऑफ देम आर नोन एज यूनियन टेरिटोरियल स्टेट। कहने का अर्थ है वहाँ पर देखिएगा जो स्टेट गवर्नमेंट तो होगी लेकिन उसको किसके डायरेक्शन पर चलना पड़ता है? दैट इज सेंटर के डायरेक्शन पर। वो इंडिपेंडेंटली अदर स्टेट के तरह अपने सब्जेक्ट पर डिसीजन नहीं ले सकती है। थैंक यू।